दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में हम बाल मनोविज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें आज हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो हमारा एंड तक देखें, इसमें जो 60 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने आज कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बालक की औपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ हो जाती है? क्वेश्चन अच्छा है, बालक की औपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ हो जाती है। इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि जो शिक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा, इसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा तो ये दो प्रकार की शिक्षा होती है। तो जो बालक की औपचारिक शिक्षा होती है वो 6 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और ये स्कूली शिक्षा होती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो स्कूली शिक्षा होती है जो स्कूल में दी जाती है। इसके अलावा जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो घर पर दी जाती है। जन्म से लेकर बालक के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो घर पर शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा होती है वो 6 वर्ष से दी जाती है, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो बालक की औपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ हो जाती है दोस्तों? ये हो जाती है 6 वर्ष से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके अलावा जो जन्म से 6 वर्ष तक घर पर शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूल से पहले घर पर दी जाने वाली शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ये 0 से मतलब जन्म से 6 वर्ष तक घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अरस्तु एवं प्लेटो। ये मनोविज्ञान के जनक हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है। ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान का जनक देश कौन है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का जनक देश कौन है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ग्रीक या फिर यूनान। इसी को हम लोग यूनान बोलते हैं, ग्रीक या यूनान। तो मनोविज्ञान का जो जनक देश है वो कौन है? ग्रीक या यूनान। ओके, छठवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा जा चुका है कि जो मनोविज्ञान है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देख लेते हैं दोस्तों, जो मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, और ये आत्मा का अध्ययन जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। साइको मीन्स होता है आत्मा और इसका मतलब होता है अध्ययन। ओके, तो ये एक ग्रीक वर्ड है तो जिसका मतलब क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइको और लोगोस से। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब और कहां और किसने स्थापित की? जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी उसे किसने स्थापित किया था, कब किया था और कहां पर किया था? तो दोस्तों 1879 में विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जर्मनी में इसे स्थापित किया था। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में इसे स्थापित किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा जा चुका है। टीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसी में ये पूछा गया था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो वो की थी दोस्तों 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में स्थापित की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? दोस्तों ये है वाटसन है, वुडवर्थ है और स्किनर है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्यवहारवादी, कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। तो ये आप लोग याद कर लें कि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाटसन थे, वुडवर्थ थे और स्किनर थे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार
एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक या दो बार जो ये वाला जो वीडियो देखेंगे तो वो आपको पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन, वुडवर्थ या फिर स्किनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है टीईटी में। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं टीईटी में या फिर सुपर टेट के एग्जाम में या सी टेट में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन की 3 अवस्थाएं किसने बताई? मन की 3 अवस्थाएं किसने बताई? अभी आगे बताते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों मन की जो 3 अवस्थाएं बताई थी वो बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। किसने बताई थी? सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं। ओके, होती कौन कौन सी मन की? जो अगला क्वेश्चन है, मन की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? दोस्तों एक होती है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। किसने बताई थी? सिगमंड फ्राइड ने। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ओके, याद कर लें क्वेश्चन, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, जो रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? दोस्तों ये किया था 1916 में कोलकाता में NN सेन गुप्ता ने। किसने किया था? 1916 कोलकाता में NN सेन गुप्ता ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है जो शरीर के लिए भोजन का। ये एक कथन है। अब इसे किसने कहा है? क्वेश्चन है, शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है जो शरीर के लिए भोजन का महत्व है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये है जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने ये कहा है, शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है जो शरीर के लिए भोजन का महत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 1835, 1835 में 1835 में भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसकी शुरुआत मानी जाती है। ये एक्चुअली जो लॉर्ड मैकाले थे तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1835 में। तो उन्होंने आधुनिक जो शिक्षा थी उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1835 से मानी जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति कब दी गई? यही वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, मैकाले की शिक्षा नीति कब दी गई? तो दोस्तों ये दी गई थी 1835 में। इसी को हम लोग आधुनिक शिक्षा, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मानते हैं। भारत में, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कहां से? 1835 से। और इसी 1835 में ही मैकाले की जो शिक्षा नीति आई थी वो दी गई थी, लॉर्ड मैकाले की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब 11 नवंबर को होता क्या है? दोस्तों 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। एक्चुअली है क्या कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने शिक्षा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है, इसीलिए उनकी जयंती पर हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा कब और किसके द्वारा दी गई? जो बुनियादी शिक्षा है वो कब और किसके द्वारा दी गई? ओके, दोस्तों बुनियादी शिक्षा 1937 में महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई है। बुनियादी शिक्षा है वो, बुनियादी शिक्षा दोस्तों देख लेते हैं होती क्या है। भाषा और गणित के लिए जो बेसिक नॉलेज होती है वो इसमें दी जाती है, उसी को हम लोग बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। वो एक्चुअली महात्मा गांधी जी ने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग, कब पारित किया गया? दोस्तों ये किया गया था सन 1948 और 49 में, राधा कृष्ण आयोग। ओके, अगला क्वेश्चन है,
कोठारी आयोग कब दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था, इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, और ये दिया गया था 1964 से 1966 में आया हुआ था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग कब दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था 1964 से 1966, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। ओके, अगला क्वेश्चन है यशपाल समिति कब गठित की गई? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस जो टीईटी का एग्जाम हुआ है वो उसमें आ चुका है। यशपाल समिति कब गठित की गई? दोस्तों ये की गई थी प्रारंभिक शिक्षा के लिए की गई थी 1992 में, और उस उच्च शिक्षा के लिए की गई थी 2007 में। प्रारंभिक शिक्षा के लिए की गई थी 1992 में, और उच्च शिक्षा के लिए की गई थी 2007 में, यशपाल समिति। ओके, अगला क्वेश्चन है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा जा चुका है। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों ये किया गया था सन 2010 में। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1961 में। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1986 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों ये है थांडाइक। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये है थांडाइक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं किशोरावस्था संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? यह एक कथन है कि किशोरावस्था संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? दोस्तों ये कहा था स्टैनली हॉल ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार प्रीवियस जो टीईटी का एग्जाम हुआ है, टीईटी का जो एग्जाम हुआ है 2000 आई थिंक 15 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किशोरावस्था संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था है। 15 या 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किशोरावस्था संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये है स्टैनली हॉल का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 25 है बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों ये किया था टर्मन ने, और इसका जो सूत्र दिया था उन्होंने वो दिया था MA/CA × 100, जहां पर इसी को हम लोग बोलते हैं IQ बोलते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100, ये इसका सूत्र होता है, इन्होंने सूत्र दिया हुआ है टर्मन ने। तो इस तरीके से हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि को निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100। ओके, अगला क्वेश्चन है एडलसेंस पुस्तक को किसने लिखा? एडलसेंस पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों ये है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने एडलसेंस जो पुस्तक थी उसे लिखा हुआ था, स्टैनली हॉल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये शायद 2016 की जो टीईटी हुई है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, एडलसेंस पुस्तक को किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा था स्टैनली हॉल ने। ये क्वेश्चन आप याद कर लें, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं। एडलसेंस पुस्तक को किसने लिखा? स्टैनली हॉल ने। ओके, अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों ये किया था फ्रॉगेल ने। किसने किया था? फ्रॉगेल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों 2015 में जो टीईटी का एग्जाम हुआ था वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है इससे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जीन पियाजे ने। ओके, अगला क्वेश्चन है बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? जो बालक का विकास होता है उस पर मोस्टली किसका प्रभाव पड़ता है? तो उसका
आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, वंशानुक्रम का और वातावरण का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों वो होती हैं रोना, हंसना और क्रोधित होना। रोना, हंसना और क्रोधित होना, ये शैशवावस्था में बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। दोस्तों शैशवावस्था की जो आयु होती है वो होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ये शैशवावस्था होती है। देख लेते हैं, जो शैशवावस्था होती है वो होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष। इसके बाद जो बाल्यावस्था होती है वो होती है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनसे आयु पूछ लेते हैं कि बाल्यावस्था में बालक की आयु कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो शैशवावस्था में जो बालक की आयु होती है वो होती है जन्म से 5 वर्ष। बाल्यावस्था में जो बालक की आयु होती है वो होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसके अलावा किशोरावस्था में जो बालक की आयु होती है वो होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और जो चौथा होता है वो होता है युवावस्था। युवावस्था में जो बालक की आयु होती है वो होती है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। तो ये अवस्थाएं हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। जो शैशवावस्था है, जैसे अभी मैंने बताया कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, तो शैशवावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है। ओके, वो होता है अंतर्मुखी, जिसे हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उसका होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है बालक की कौन सी अवस्था तनाव, संघर्ष एवं कठिनाई की अवस्था होती है। जो बालक है, बालक की कौन सी अवस्था तनाव, संघर्ष, जैसे अभी मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया हुआ, बालक की कौन सी अवस्था तनाव, संघर्ष एवं कठिनाई की अवस्था होती है। दोस्तों वो होती है किशोरावस्था। कौन सी होती है? किशोरावस्था। और जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, वो जैसे अभी मैंने बताया, किशोरावस्था की जो आयु होती है वो क्या होती है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की आयु होती है। तो 12 से 18 होती है किशोरावस्था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्ष, तनाव एवं कठिनाई की अवस्था, इसी अवस्था को बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। दोस्तों मानसिक विकास कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, इसके अलावा आनुवांशिकता, परिवार, विद्यालय का वातावरण और समाज, इन पर डिपेंड करता है मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है अस्थिकरण किसे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थिकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, हड्डियों का जो सख्त होना होता है उसी को हम लोग अस्थिकरण कहते हैं। देखते हैं, जन्म के समय बालक की जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 270। जन्म के समय बालक की जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो ये याद रखें आप लोग। जन्म के समय बालक की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? उनकी संख्या होती है 270। और अस्थिकरण किसे कहते हैं? कि हड्डियों का जो सख्त होना होता है, सख्त होना, उसी को अस्थिकरण बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो बालक होता है उसका जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों वो होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है जन्म के समय बालक में कौन कौन से संवेग होते हैं। जन्म के समय बालक में कौन कौन से संवेग होते हैं। दोस्तों वो होते हैं भय, क्रोध और स्नेह। कौन कौन से संवेग होते हैं? भय, क्रोध और स्नेह, ये संवेग होते हैं। देख लेते हैं अब, संवेग भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पक्ष के संवेग होते हैं और नकारात्मक पक्ष के संवेग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि सकारात्मक पक्ष के जो संवेग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये होते हैं दया, करुणा, प्रेम और वात्सल्य। दया, करुणा, प्रेम और वात्सल्य, ये होते हैं सकारात्मक पक्ष के संवेग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है नकारात्मक पक्ष के संवेग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये होते हैं क्रोध, भय, घृणा और ईर्ष्या। देख लेते हैं एक बार फिर से कि जो सकारात्मक पक्ष के संवेग होते हैं वो होते हैं दया, करुणा,
प्रेम, वात्सल, ये सकारात्मक पक्ष के संवेग होते हैं। ओके, इसके अलावा जो नकारात्मक पक्ष के संवेग होते हैं वो होते हैं क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, ये नकारात्मक पक्ष के संवेग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा विकास का क्रम क्या होता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा विकास का क्रम क्या होता है? जो भाषा सीखने का क्रम होता है वो क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना, ये इसका सही क्रम होता है। भाषा विकास को, मतलब भाषा को सीखने का जो क्रम होता है वो ये होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? दोस्तों ये किया था चिंपैंजी पर। किस पर किया था? चिंपैंजी पर। और पावलोव ने किस पर किया था? दोस्तों वो किया था उन्होंने कुत्ते पर। ये याद कर लें। तो ये पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया? तो वो किया था चिंपैंजी पर। पावलोव ने किस पर किया? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने किस पर किया? बिल्ली पर। तो ये क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग याद कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा योजना की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? बेसिक शिक्षा योजना की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? दोस्तों ये की थी गांधी जी ने। बेसिक शिक्षा योजना की जो विचारधारा है वो किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों वो की थी गांधी जी ने। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ये किया था थॉर्नडाइक ने। सीखने के जो नियम थे वो थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किए थे। ओके, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वो थॉर्नडाइक ने किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। ये सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। 3 नियम उन्होंने दिए थे सीखने के, अभ्यास का नियम, पुनर्वलन का नियम, ये इस तरीके के नियम उन्होंने दिए थे, 3 नियम थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 14 प्रकार के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जैसे मैंने अभी बताया था कि जो बुद्धि लब्धि होती है, या जिसे हम लोग आईक्यू बोलते हैं, तो उसे निकालने का जो फॉर्मूला दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और वो फॉर्मूला क्या था? सूत्र क्या था? MA अपॉन CA इंटू 100, जहां पर MA क्या होती है? मानसिक आयु, मानसिक आयु, और जो CA होता है वो होती है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। ओके, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 140 से लेकर 150 तक। जो उनका IQ लेवल होता है वो होता है 140 से 150 तक। तो वो प्रतिभाशाली बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, जिनका IQ लेवल कितना होता है? 140 से लेकर 150 तक। और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? IQ को MA अपॉन CA इंटू 100, और जहां पर MA होता है मानसिक आयु और CA होती है उस बच्चे की वास्तविक आयु। और इसे दिया किसने था? टर्मन मनोवैज्ञानिक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। तो दोस्तों ये माना गया है 86वें संशोधन के तहत, 86वें संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में प्राकृतिक नियम क्या है? दोस्तों ये है, कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रयोग किया? सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रयोग किया? ओके दोस्तों, ये दिया था
गॉल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्मुखी, बाहरमुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का ये 3 प्रकार का वर्गीकरण किया हुआ है। व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया हुआ है ये 3 प्रकार का किया हुआ है। अंतर्मुखी, इसके अलावा बाहरमुखी और उभयमुखी, 3 प्रकार का वर्गीकरण किया हुआ है। तो ये दोस्तों ये किया था युंग ने। युंग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये वर्गीकरण किया हुआ था व्यक्तित्व का। अंतर्मुखी जिसे हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, बाहरमुखी जिसे हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, और उभयमुखी। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ओके, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो थॉर्नडाइक, जैसे मैंने अभी बताया था कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था, तो ये आप लोग बताएंगे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस जानवर पर किया था। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। ओके, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ओके, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? दोस्तों ये कहा था जॉन डीवी ने। किसने कहा? जॉन डीवी ने। ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, आई थिंक 2017 का जो एग्जाम हुआ था टीईटी का, उसमें पूछा गया है। किसी बालक की मानसिक आयु कितनी है? 15 वर्ष है, तथा उसकी आयु, उसकी जो वास्तविक आयु है वो है 12 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? जैसे मैंने अभी बताया कि जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है MA अपॉन CA इंटू 100। जैसे मैंने ये बताया हुआ है, बुद्धि लब्धि जिसे हम लोग बोलते हैं IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। ओके, जहां पर MA क्या होता है? MA होता है, जैसे मैंने अभी बताया हुआ था कि MA क्या होता है? उस बच्चे की मानसिक आयु होती है। क्या होती है? उस बच्चे की मानसिक आयु। और जो CA होता है वो क्या होता है? उस बच्चे की वास्तविक आयु होती है। ओके, तो निकालेंगे कैसे? MA अपॉन CA इंटू 100। तो वहां पर जो उसकी बुद्धि लब्धि निकलेगी वो कितनी निकल आएगी? 125। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, देख लेते हैं कि अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 90 से लेकर 110 तक। जिस बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी, जो IQ लेवल होगा, वो अगर 90 से 110 के बीच में है, आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि बालक बोलते हैं। अब इनमें कई प्रकार के कैटेगरी डिवाइड की गई है कि अगर जो IQ लेवल होता है वो 140 से 220 तक होता है, तो उसे हम लोग प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। पहला है कि अगर IQ लेवल बच्चे का 140 से 220 तक होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक बोलेंगे। इसके अलावा अगर IQ लेवल 120 से 140 है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रखर बुद्धि बालक बोलेंगे। अगर IQ लेवल 120 से 140 है तो प्रखर बुद्धि बालक बोलेंगे। इसके अलावा अगर उसका जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि है, वो 110 से 120 के बीच में है, तो उसे उत्कृष्ट बुद्धि बालक बोलेंगे। इसके अलावा जो सामान्य बुद्धि बालक होते हैं, उनका जो IQ लेवल होता है वो होता है 90 से लेकर 110। कितना होता है? 90 से लेकर 110। इसके अलावा जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है? 80 से लेकर 90 तक। ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लें, ये क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में इनसे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ये याद कर लें। और जो 50 से 60 के बीच में होता है वो होता है मूर्ख बुद्धि बालक। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जड़ बुद्धि बालक कौन होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य बुद्धि बालक का जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है। तो सामान्य बुद्धि बालक का जो IQ लेवल होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है, और जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं उनका IQ लेवल 25 से नीचे होता है। 25 से नीचे होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं जड़ बुद्धि बालक। ओके, तो दोस्तों ये थे आज की ट्यूटोरियल में हमने बाल मनोविज्ञान के
50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो हमने डिस्कस किए। आपको हमारा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।